नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नया सवेरा के एक और विशेष अंक को लेकर हम हाजिर हैं। नया सवेरा में आज तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फोकस और सबसे ज्यादा फोकस होगा वो होगा लोकसभा चुनावों को लेकर कि लोकसभा चुनावों में आज 8 राज्यों और जो 58 सीटों पर छठे चरण में जो मतदान होने वाला है उसका प्रचार आज शाम को थम जाएगा। ऐसे में क्या रहने वाला है 25 मई को, क्या समीकरण बन रहे हैं और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो अब की बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अब की बार अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। साथ ही साथ नए प्रत्याशियों की भी बात होगी और इसके अलावा तमाम फोकस हम रखेंगे कि अब की बार का लोकसभा चुनाव क्या कुछ कहता है और उसके आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो पारा है वो 47 डिग्री के पार जा चुका है। क्या है इसकी प्रमुख वजह और किस तरह से लोग इससे बचाव कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित और अपने परिवार को संरक्षित कर सकते हैं, तो इसी पर आज हमारा फोकस होगा। और इस पूरे सफर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी होंगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया गौरव। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम बात करते हैं दिल्ली की गर्मी की, तो गर्मी की जो ये तपिश है ना वो छत्तीसगढ़ तक ज़्यादा पहुंची है। आखिरकार क्यों पहुंची, क्यों छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भड़क गए हैं राहुल गांधी पर, क्या बयानबाजी की है, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। वहीं आखिरकार क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखना पड़ा, खासतौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आचार संहिता का पालन कड़ाई से किया जाए, इस पर भी होगी बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और साथ ही साथ कारोबार जगत की। लेकिन सबसे पहले रुख इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखा पत्र। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। अग्निवीर के मुद्दे पर भी आयोग ने कांग्रेस को लगाई फटकार, बीजेपी को भी दी सख्त हिदायत। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। वहीं 24 की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पुलिस करेगी पूछताछ। मालीवाल ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता के घर में मौजूद होने की कही थी बात। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। विश्व नेताओं ने जताई संवेदनाएं। रईसी के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सुनहरे भविष्य का लिया संकल्प, कहा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मुद्रास्फीति में आई कमी। और कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कापाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट आज की जाएगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान और हैदराबाद होंगी आमने सामने। उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तर भारत में तापमान 45 के पार पहुंचने पर केंद्र ने राज्य के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। तो चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान धर्म, जाति, भाषा, सेना और देश के संविधान को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा कि देश में चल रहे चुनाव के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वो अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से किए जा रहे भाषणों में इस बात को सुनिश्चित करें कि सेना के कॉम्पोजिशन जैसे अग्निवीर के संबंध में या संविधान के संबंध में जैसे जो तमाम खतरे जैसे शब्द हैं, यानी कि संविधान खतरे में है, इन शब्दों का प्रयोग करने से बचा जाए और इसका चुनाव आचार संहिता के तहत कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस दौरान सबसे तीखी आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निवीर को लेकर सेना पर किए जा रहे हमले और उसे लेकर की जा रही राजनीति पर जताई है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई नोटिस में सेना और सुरक्षा बलों पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। साथ ही संविधान के खतरे में होने पर संविधान बदलने के आरोपों पर भी तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से देश की साख और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। और ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, साफ तौर पर देखें तो एक बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आई है और जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में जो टफ एक्शन लिए जा रहे हैं वो क्या है? ऋषि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऋषि, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की जो बात निकलकर सामने आई है, बयानबाजियों का दौर तो जारी है, ऐसे में टफ एक्शन जो लिए जा रहे हैं वो क्या होने वाले हैं? हेलो। चलिए, लगता है ऋषि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह के जो स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है बयानबाजी को लेकर कोई मर्यादा नहीं रह गई है और उस बयानबाजी को लेकर ही ये टफ एक्शन जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से राजनीतिक शुचिता का जब हम जिक्र करते हैं उस काल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर, खास तौर पर जो चुनावी जनसभाएं हैं उसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो ये पत्र जो अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम जो प्रमुख लीडर्स हैं उन्हें लिखा गया है, वो इसी बात का परिचायक है कि अपनी जो ज़बान है उसे संभाला जाए, क्योंकि बहुत से मायने हो जाते हैं। खास तौर पर आचार संहिता जो कि चुनाव आयोग द्वारा लगाई जाती है, इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसका सख्ती से पालन करना ही इन तमाम जो नेशनल पार्टीज हैं उनका सर्वधर्म है। और ये भी देखा गया है आंचल कि पहले से भी चुनाव आयोग इस बात को लेकर सजग रहा है और उसने हमेशा से अपील की है कि आप इसका पालन करें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि तमाम ऐसे नेता निकलकर सामने आते हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं और उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग उनको नोटिस भी भेजता है, लेकिन बावजूद इसके जो स्थितियां रहती हैं वो जस की तस बनी रहती हैं और इसीलिए अब जो टफ एक्शंस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी के लिए जो तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें धर्म, जाति, भाषा, सेना और संविधान पर जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है और इसके लिए आने वाले समय में और ज्यादा बड़े एक्शन भी लेता हुआ वो नजर आ सकता है। तो ऐसे में जो तमाम नेता हैं जो इस तरह की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भाषा शैली को दुरुस्त करने की बजाय बल्कि वो और ज्यादा खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भड़काने का काम करती हैं और इसीलिए चुनाव आयोग अब सख्ती से इसमें पेश आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम बात आपने कही गौरव की, जिस तरह से धर्म, जाति, भाषा, सेना और खास तौर पर संविधान, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, या फिर सेना को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, अग्निवीर जो स्कीम है उसे लेकर, उस पर कड़ी नाराजगी और आपत्ति जताई गई है चुनाव आयोग द्वारा। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पत्र लिखा गया है। हम जानते हैं कि ये दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो तमाम, अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती की बात करें तो तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की बयानबाजी खास तौर पर जब आप पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जाते हैं, आप करते हैं, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं मत पर भी पड़ता है, यानी कि जो वोट्स पड़ने होते हैं और मतदाता के मन पर भी। चलिए, तो हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। ऋषि, जिस तरह से जो हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, और ऐसे में उन्होंने पत्र भी लिखा है कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को और इसके अलावा बीजेपी के भी, तो ऐसे में अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें टफ एक्शन जो है वो किस तरह से लिए जाने की बात कही गई है, क्या कुछ अभी इसमें ताज़ा जानकारी है?
देखिए, जहां तक चुनाव आयोग के द्वारा ये दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन सबको चुनाव आचार संहिता के पालन को लेकर जो पत्र लिखा गया है, इस तरीके के पत्र पहले भी लिखे गए हैं और चुनाव आयोग ने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगे हैं और उनसे पूछा था कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर आप इस संबंध में कोई संतुष्टिजनक जवाब दे पाते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा है कि दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से शिकायतें की गई हैं, जिसमें संविधान से संबंधित बयानबाजी जो की गई है और जो खास तौर से जो अग्निवीर या आर्मी से संबंधित जो उनके कंपोजिशन से संबंधित बात है उसको उठाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग का साफ कहना है कि ये जो पूरे मसले हैं ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते हैं और इनका चुनाव आचार संहिता के मामले में इसको उल्लंघन के मामले में रखा जाएगा और इसी वजह से ये तय किया जाना चाहिए कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना हो। इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर साफ कहा है कि चुनाव आचार संहिता का आप कड़ाई से पालन करें और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख बात कही गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें स्टार जो प्रचारक हैं उनका जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कि स्टार प्रचारकों के द्वारा इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस संबंध में देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मसले पर आयोग ने एक सख्त रुख अपनाया है। जी ऋषि, जिस राजनीतिक शुचिता का हम जिक्र करते हैं उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगातार चुनाव आयोग कोशिश करता है, एमसीसी इसीलिए लागू की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो स्टार प्रचारक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आती है। ऐसे में किस तरह का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव कोई आज की बात नहीं है, ये आगे भी होंगे। देखिए, हमेशा से जब चुनाव होते हैं तो भाषणों में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से जब अपने अपने पक्ष में बातें रखी जाती हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप के प्रक्रिया में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आचार संहिता या एक ऐसे पक्ष को जिसका कि कोई आधार नहीं है उसको वो एक दूसरे के आरोप के रूप में जनता के सामने रखने लगते हैं। इस पर आयोग ने शुरू से ही कहा है कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं और सबसे ज्यादा जो स्टार प्रचारकों की जो सुविधा राष्ट्रीय पार्टियों के पास है और उनके ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारक होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अपने स्टार प्रचारकों को ये संज्ञान में दिलाएं कि किस तरीके के शब्दों को प्रयोग करें। अगर कोई आरोप लगाना है तो उस तथ्यात्मक तरीके से आरोप लगाएं, क्योंकि जनता के बीच में जाकर उनको भ्रमित करना ये एक तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के तरीकों में शामिल होता है। तो जो आयोग के द्वारा इस मामले में अब तक जो भी कार्रवाई की गई है उनको साफ तौर से आगाह किया गया है और इस मामले में उनसे जानकारी भी ली गई है और इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया है। और कई बार हमने देखा है कि जो प्रत्याशी हैं या जो स्टार प्रचारक हैं उनके ऊपर एक लंबे समय तक या 24 से 48 घंटे तक उनको प्रचार न करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो आयोग के पास जो अधिकार है उनका वो प्रयोग करता है और खास तौर से उन्हें इस तरीके के भाषणों के बार बार अगर कोई शब्द का प्रयोग करता है, अभी हमने देखा तमाम ऐसी कार्रवाई की गई है जिसमें कि उन्होंने अगर आचार संहिता का किसी भी नेता ने प्रयोग किया है, आचार उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें कुछ समय के लिए भाषण देने से रोका गया है, प्रचार करने से रोका गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं इसी के साथ कि चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा है उससे आने वाले समय में अब जो नेता हैं वो अपनी भाषा शैली और अपने जो टिप्पणियां हैं जो उनकी उस पर अब वो लगाम लगा पाएंगे और साफ तौर पर लोगों को इस तरह की जो स्थितियां हैं उन पर गुमराह नहीं करेंगे और जो तमाम स्थितियां हैं उनसे भी पार पाने में उनको मदद मिल पाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर जारी रहेगा। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने, देश के नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला, आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा और इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने की कोशिश करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के समर में प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होनी है। इस सीट से परनीत कौर को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। पंजाब में 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी दादी और पिता के शासन में सिस्टम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। और दरअसल राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा था कि मेरी दादी और पिता की सरकार के दौरान मैंने सिस्टम देखा है और मैं जानता हूं कि सिस्टम दलितों, पिछड़ों का घोर विरोधी है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो,
जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा ऐतराज जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया संस्थानों से पूछा कि क्या वो कांग्रेस के युवराज के इस बयान से सहमत हैं। सीएम साय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। राहुल गांधी ने हालिया प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसा कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है। मैं भारतीय मीडिया संस्थानों से ये पूछता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो राहुल जी के इस घोर आपत्तिजनक बयान से सहमत हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर प्रदेश और यहाँ के मीडिया को विशेष तौर पर अपमानित किया। ये निंदनीय है। उन्होंने बिना किसी तथ्य के छत्तीसगढ़ सरकार पर मीडिया को 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही। हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने हमें अपने ये पोस्ट में ये भी लिखा कि राहुल गांधी का ये बयान बेहद आपत्तिजनक और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता पर प्रहार है। यह आपातकाल वाली मानसिकता है। सभी मीडिया संस्थान राहुल के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लें। मैं इसकी अपील करता हूं। और रायपुर से ही इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, राहुल गांधी ने जिस तरह का ये बयान दिया है, जिस पर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कड़ा ऐतराज है, लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा बयान देने से पहले भूल गए थे कि उनके यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इमरजेंसी लगाई गई थी? कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें बिना किसी हम कह सकते हैं गुनाह के जेल में बंद कर दिया गया था। जी आंचल, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी ने जिस तरह से एक मीडिया संस्थान को साक्षात्कार में उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो भारतीय मीडिया ब्लैकमेलर है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इन्होंने घोर आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पे कहा है कि जो मीडिया है, देश का मीडिया, इस पर जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, बिकाऊ की बात की, तो कहीं ना कहीं घोर आपत्ति है। और लगातार उन्होंने ट्वीट कर लोगों से मीडिया संस्थानों से बात की। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार थी। जो हमारे पास जानकारी है, उस समय जो सरकार का जो बजट था, जो विज्ञापन का बजट था, करीबन 850 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बाद 2023 में बीजेपी की सरकार बनी, 56 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। 650 करोड़ का बजट यहाँ पर बताया गया कि इस बार 650 करोड़ रुपए का बजट है। 1 अप्रैल के बाद आचार संहिता लग गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बजट की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो खर्च होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, भारतीय मीडिया को लेकर आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने घोर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसका प्रमाण दें। और 1000 करोड़ रुपए की बात कही कि उनके पास कोई तथ्य है तो और बताएं। जी सोमेश, राहुल गांधी वही हैं जिन्हें अपने भी प्रचार प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है, और आज भी वो इसीलिए जाने भी जाते हैं क्योंकि जो अपना बयान देते हैं वो अपने बयानों में खुद ही फंस जाते हैं। एक नहीं, इसके कई उदाहरण हमने सामने देखे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह की स्थिति उनके साथ लगी हुई है और लगातार जिस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पर इसका अगर हम देखें तो इन लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा असर पड़ेगा? आपको याद होगा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी ने कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि जो मीडिया संस्थानों को जो विज्ञापन जाता है, इस विज्ञापन को बंद कर दिया जाए, जिसे लेकर जो मीडिया संस्थान के प्रमुख लोगों ने घोर आपत्ति जताई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जिस तरह से मीडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, कभी ब्लैकमेलर कह रहे हैं, कभी तमाम तरह की उनके ऊपर मीडिया कर्मियों के ऊपर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस बार मुश्किल बढ़ गई है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के उनके लगातार बयान आ रहे हैं, कभी मीडिया के ऊपर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका बयान है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कड़ा रुख देखते हुए कहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम जो मीडिया संस्थान है वो इस बात का संज्ञान लेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बिना किसी तथ्य सबूत के एक तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी।
राहुल गांधी के पास और कुछ है नहीं, तो इसलिए वो अपनी जो बातें हैं उनको रख रहे हैं सामने और वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो खुद ये भूल जाते हैं कि उनका प्रचार प्रसार जो है वो मीडिया खुद करता है। अगली खबर का रुख करते हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने एक पोस्ट को लेकर खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अखबार के हवाले से छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जो कि जनवरी 2014 में हुआ था। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि जनवरी 2014 में कांग्रेस की ही सरकार थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, भूलने की बीमारी है शायद राहुल गांधी को, बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं और ख़ास तौर पर अपनी पार्टी के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते हैं। उनके बयानों को अगर देखा जाए तो वो हमेशा विरोधाभासी रहते हैं। नहीं आजल, मैं इसको भूलने की बीमारी नहीं कह सकता हूँ। ये सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन का जो मामला इसलिए है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार एक पब्लिक मीटिंग में अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था, तब से पूरे आईटी सेल कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश शुरू की है कि वो लगातार अडानी अंबानी पे बोल रहे हैं। ये बात जनता को एक एहसास दिला रहे हैं कि इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आरोप है कि क्या उन्हें पैसा मिल गया है इसलिए अब चुप हो गए हैं, तो शायद वो ये साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जो ये आरोप आज राहुल गांधी ने लगाया है और ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम एक जेपीसी के द्वारा इसको कमेटी बैठाएंगे और इसकी पूरी जांच करेंगे, ये सेम चीज, यही बात, यही एक स्टेटमेंट आप देख लिए 7 नवंबर 2023 को जयराम रमेश ने भी ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि जो कोल एलोकेशन में मोदी सरकार ने अडानी को फेवर किया था, इसलिए अडानी ग्रुप ने ये सारे कोल ब्लॉक को हासिल किया और इसको एक तरह से ऊंचे दाम में बेच के पब्लिक सेक्टर के कंपनी को और भारी मुनाफा कमाया। सेम वही रिपीट किया है आईटी सेल ने राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने उसको फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को हवाला देते हुए उसको टैग करके उसने ये खबर को अपनी पुष्टि की है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप जब ये साबित करना चाहते हैं अडानी के फेवर की, तो जैसा कि आप बता रहे थे उसी रिपोर्ट में जो वो लाइन है उसको उन्होंने भूल गया कि जनवरी 2014 का ये मामला है और उस समय में तो कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। और ये भी सबसे कमाल की बात है कि इस देश में पहली बार किसी भी कोल एक सेक्रेटरी को जेल जाते हुए देखा है तो उसी कोल स्कैम में देखा है। प्राइम मिनिस्टर उस समय में मनमोहन सिंह थे, जो खुद ये पूरा कोल मिनिस्ट्री के वो खुद एक मंत्री थे। उनके जो सबऑर्डिनेट राज्य मंत्री थे वो भी जेल जा चुके हैं, उन पे भी कई आरोप इस तरह के लगे हुए हैं। ये पूरा कोल एलोकेशन का जो मामला था वो एक तरह से भ्रष्टाचार का, भारत में एक रिकॉर्ड एक भ्रष्टाचार का वो एक मामला सामने आया था। लेकिन उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई तो कोल ब्लॉक एलोकेशन का जो एक ट्रांसपेरेंट उन्होंने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में नाम हुआ कि उस कोल एलोकेशन व्यवस्था में, मोदी सरकार की व्यवस्था में एक दाग के छींटे कहीं नहीं लगे, 1 रुपए का इधर उधर की कोई शिकायत कहीं नहीं आई। ये मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आप भ्रष्टाचार के दूसरे आरोप को सामने में लाएंगे तो शायद मोदी गवर्नमेंट पे एक ब्लेम लगेगा कि सरकार भी अछूती नहीं है। विनोद जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी इतनी बयानबाजी देते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं कि कब उनकी सरकार थी कब किसी और की, और ऐसे में ये जो बयान दिया गया है क्या ये उनके लिए खुद सेल्फ गोल की तरह है? देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन में ये लोग मान लेते हैं कि जनता को कुछ चीजें याद नहीं होती है। आज जब आपने कहा कि जब उन्हीं के ट्वीट को लोग दोबारा उस सारे रिकॉर्ड को बाहर में ला रहे हैं और लोग उनको बता रहे हैं, जयराम रमेश जी आज फिर एक स्टेटमेंट देके जेपीसी की बात करके फिर उसी न्यूज को, उसी पुरानी खबर को सामने में ला रहे हैं, तो जनता उनके पुराने 7 नवंबर 2023 के भी ट्वीट को सामने में ला रहा है कि यही बात तो आपने 2023 में कही थी, इसमें नया क्या है। तो सवाल ये है, ये लोग जनता को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जनता को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि उनको पता है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जन्म से ही सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि सिस्टम में बैठा हुआ आदमी देश को ऐसे ही चलाता है। तो उनको पता है कि ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग जो है यही देश में एक माहौल बनाता है, और वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग के कारण ऐसे चुटकुले सोशल मीडिया पे लाते हैं, उसको ट्रेंड कराते हैं, मोदी गवर्नमेंट पे एक बड़ा आरोप लगाते हैं और इसके बाद भाग जाते हैं।
तो ये सीधे सीधे हिट एंड रन का मामला है। और जो इन पूरे आईटीसीएल को लगता है कि ये ट्रेंडिंग में हमारा चल रहा है, लोगों में परसेप्शन बना रहा है, तो ये भले ही परसेप्शन बना ले, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में राहुल गांधी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। जयराम रमेश अपने नेता की क्रेडिबिलिटी को लगातार ग्राफ नीचे कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आप अगर देश के क्रेडिबल फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इन चीजों से आपको परहेज करना होगा। आपको एक सब्सटेंशियल प्रूफ लाना होगा, न कि इस तरह के जो 2014 का मामला, जनवरी 2014 के मामला को आप चिपका देंगे मोदी गवर्नमेंट में, तो शायद आपको झूठा ही लोग कहेगा। बिल्कुल, तो निराधार बयानबाजी से बचकर अगर कोई सब्सटैंशियल प्रूफ है तो उस पर बात करनी चाहिए राहुल गांधी को। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो लगातार कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई कई उनके ऐसे नेता हैं जिनकी बयानबाजी को लेकर वो खुद ही घिरते हुए नजर आते हैं, जिसमें राहुल गांधी तो सर्वोपरि हैं। लेकिन वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की, जिनका धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर है। इस सीट से जगदम्बिका पाल भाजपा उम्मीदवार हैं। और वहीं अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भाजपा के टिकट पर मैदान में है। और भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में जनसभा करेंगे। इसके बाद भद्रक में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता जमकर प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रियंका गांधी हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के समर्थन में एक रोड शो में शामिल होंगी। गौरतलब है कि दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। और वहीं राजधानी दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। मतदान के दिन दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें सुबह 4 बजे से चलनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी और सुबह 6 बजे के बाद पूरे दिन सामान्य रूप से मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के चलते दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रहेगी।
और खबरों में अब बात स्वाति मालीवाल की, जिनके मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली है। पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की थी। मामले में पुलिस सीएम के माता पिता के बयान दर्ज करेगी। और बात हीट वेव की। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के कहर से अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छू रहा है। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी काफी परेशान हैं। राजस्थान की बाड़मेर शहर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का भी निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अभी कुछ दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी और जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है, ऐसा अनुमान जताया है। लोगों को धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। और मौसम के मिजाज पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से तापस हैं और जयपुर से लक्ष्य है। तापस, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली की सर्दी तो सुई थी, लेकिन दिल्ली की गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। जब भी आप आते हैं हॉट स्विच के लिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर लेकर आएंगे। कब तक इस लू से निजात मिलती हुई नजर आ सकती है, अगर हम मौसम विभाग की माने तो? सबसे पहले गुड मॉर्निंग आंचल, आपको, अंकुल को, और माफ करना, मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशन बताया जा रहा अगले 3 से 4 दिनों में पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। आज 2 दिन थोड़ा सा बारिश, जो एनसीआर में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसके चलते उमस बढ़ी थी, लेकिन थोड़ी जो गर्मी थी उसमें थोड़ा एक कमी देखने को मिली थी। जो हीट वेव था वो दिल्ली में नहीं था, हालांकि जो टेम्परेचर था वो 40 के ऊपर ही ज्यादातर जगहों पे था, लेकिन हीट वेव कंडीशन नहीं था। लेकिन आज से अगले 4 से 5 दिन हीट टू सीवियर हीट वेव कंडीशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आज ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। कल से रेड अलर्ट घोषित किया जाएगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और आसपास के इलाकों में। और उसके साथ साथ हीट वेव कंडीशन बताई जा रही है गुजरात और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि ये जो जगह यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, तो यहाँ पे भी जो पारा है वो आगे चढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, ज्यादातर जो जितने भी जगह, राजस्थान कह लीजिए, ये जितने भी आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट का, नॉर्थ इंडिया का जो भी पूरा इलाका है, वहाँ पे कल ज्यादातर जगहों पे पारा जो था 45-46 डिग्री के ऊपर था। आज और कल दोनों दिन ये इतना ही होने की उम्मीद है, इससे ज्यादा बढ़ सकता है, तो राहत कहीं नहीं मिलने की उम्मीद है। एक जो बाकी जगहों की बात रही है, तो हम गर्मी बिल्कुल तापस, साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय ठीक होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा अनुमान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। लक्ष्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, राजस्थान में क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत में तो इस तरह की स्थितियां हैं कि जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान में जो गर्मी है और उसका सितम है वो और ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या अभी तक अनुमान जताया गया है कि कब तक राहत मिल पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि राहत का जो अनुमान है, मुझे लगता नहीं है राहत जल्दी मिल पाएगी, क्योंकि जो मौसम विभाग है उसकी आशंका है कि आने वाले दिनों में जो ये गर्मी है इसका सितम और भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जो कल जो तापमान दर्ज किया गया बाड़मेर में 48 डिग्री दर्ज किया गया, मैं बताना चाहूँगा 2016 में फलौदी में सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था 2016 में। और जो लेटेस्ट अनुमान है मौसम विभाग द्वारा उसके अनुसार आगामी दिनों में ये अनुमान है कि शायद जो पहले के जो भी रिकॉर्ड हैं 51 जो डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड है फलौदी का, वो शायद इस गर्मी के कहर में टूट सकता है। तो
तो जो गर्मी का सितम है वो बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। उसी के साथ में जो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जो थार से सटके जिले हैं, वहीं जो भारत पाक बॉर्डर के सटके जिले हैं, बाड़मेर की हमने बात करी, वहाँ 48 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। वहीं जो अधिकांश जिले हैं वहाँ पे भी 44 से 48 डिग्री के बीच में जो तापमान बना हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अभी सुबह के 8:30-9 ही बजे हैं और मैं बताना चाहूँगा जयपुर में मौजूद हूँ और जयपुर में जो तापमान है वो मिनट बाय मिनट बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री के आसपास तापमान भी हो रहा है और जनजीवन देख सकते हैं आप, पीछे में देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। प्राय तौर पे ये जो सड़कें जहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलता था वो सड़कें कुछ एक आध वाहनों से ही दिख रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो आवश्यक काम है उनके लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। अनावश्यक लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं। जैसे एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो आप आवश्यक काम हो उसके लिए बाहर निकले, बाहर निकलने से पहले आप मुंह ढककर निकले। अनेक जो परहेज हैं, जो साधन है उनका प्रयोग करके, हेलमेट लगा के, मुंह को ढक के, ग्लव्स पहन के, स्कार्फ लगा के, इन उपायों को करके लोग निकल रहे हैं। पर उसके बावजूद जो सीवियर हीट वेव है, जो पूरे राजस्थान प्रदेश में सीवियर हीट वेव का कहर जारी है, उससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ में मैं बताऊं आपको, जो दिन का समय रहता है 12 बजे के बाद में जो ये गर्मी का कहर है वो सर्वाधिक हो जाता है, जो 4 बजे तक रहता है। परंतु अभी लोगों को राजस्थान में रात में भी राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और तमाम जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं ये भी बहुत कुछ कहते हैं। लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तापस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों से भी कि वो अपना ख्याल रखें और अनावश्यक काम ना हो तो खास तौर पर 12 से 4 का जो समय तो घर से बाहर ना निकले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज के साथ। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया, इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा, अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती है। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ, अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी लता। लता, क्या कुछ है आज आपके पास अपने पिटारे में अखबारों की दुनिया से? सबसे पहले सुप्रभात गौरव एंड आंचल। सबसे पहले इस अखबार की सुर्खियों में आज प्रकाशित सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले 2010 के बाद जो पश्चिम बंगाल में आरक्षण, OBC को लेकर आरक्षण जो नीतियां बनाई गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके आधार पर 2010 के बाद जो आरक्षण को लेकर OBC नीतियां पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई है वो रद्द कर दी जाएंगी और अब तक के लाभार्थी जो हैं वो होंगे इससे प्रभावित। और इस पर ममता सरकार ने कहा है कि हम ये जो निर्णय दिया है अपने हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसको नहीं मानेंगे। इसी पे अखबार की सुर्खियों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जवानों को संबोधित किया है और उनका कहना है कि हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। और ये क्यों कहा है? क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए हर समय युद्ध की दृष्टि से तैयार रहना चाहिए सेना को। और ये नौसेना के मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल
दिनेश के त्रिपाठी ने अपने जवानों को कहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है, इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चूंकि उत्तर पूर्वी भारत में हीट वेव चल रही है, अभी आप बात भी कर रहे थे, तो हीट वेव से ही संबंधित एक और खबर है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड स्तर पर देश में बिजली की मांग पहुंच गई है और इसके लिए कोयला आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है। कल 2.38 लाख मेगावाट बिजली की खपत हुई है और इसके लिए कार्य आगे बढ़ रहा है क्योंकि हीट वेव से भी लोगों को सुरक्षित करना आवश्यक है और इसके लिए बिजली का उत्पादन बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। आज एक देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर आई है जिसमें जो दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक हैं इयान ब्रेमर, उनका कहना है कि चीन की तुलना में भारत की ताकत बढ़ रही है और इसमें राजनीतिक कहना है इयान ब्रेमर का कि भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का दुनिया भर में स्वागत हो रहा है और ये भारत के बढ़ते प्रभाव और सकारात्मक छवि को और आगे बढ़ा रहा है। आगे बात करते हैं फिलिस्तीन संग नॉर्वे और आयरलैंड, स्पेन, इजराइल के संबंध में बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन फिलिस्तीन का साथ देंगे और फिलिस्तीन को एक नए देश का दर्जा देने के लिए उन्होंने मान्यता दे दी है, जबकि इसका औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि होगी 28 मई को, परंतु अब तक के आधार पर इन्होंने फिलिस्तीन के लिए, और भी पहले ही और देश थे, इन्होंने भी एक उसको मान्यता के रूप में, देश के रूप में मान्यता दे दी है। और आगे चलते चलते एक स्वास्थ्य से संबंधित अंत में एक खबर देख लेते हैं, सकारात्मक खबर, जिसके आधार पर अब लंबा नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का इंतजार, सरकार ला रही सिंगल पोर्टल। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य के लिए जो हमें इंश्योरेंस कराते हैं उसके लिए जो मरीज हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो कि अब से नहीं होगा। इसके लिए सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही, उसके आधार पर जल्दी ही मरीजों को उनके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। और आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित ये थी विशेष सुर्खियां। बहुत बहुत शुक्रिया लता इन तमाम सुर्खियों को और खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। विश्व नेताओं ने जताई संवेदनाएं, रईसी के जनाजे में उमड़ा चंद सैलाब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ गिनाई सरकार की उपलब्धियां, सुनहरे भविष्य का लिया संकल्प, कहा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मुद्रास्फीति में आई कमी। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने 28 मई को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का किया ऐलान। फैसले से भड़का इजराइल, कहा हमास और दूसरे आतंकियों के लिए होगा एक इनाम। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने कहा एक तरफा फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का फैसला सही नहीं। अमेरिका में बर्ड फ्लू के दूसरे मानव मामले की पुष्टि की गई। ये वायरस पहली बार मार्च के अंत में डेयरी मवेशियों में पाया गया था। मिशिगन में एक डेयरी कर्मचारी के संक्रमण के बाद वायरस का प्रकोप बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन के संसदीय चुनाव के बीच मुश्किल में जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी AfD पार्टी ने अपने शीर्ष उम्मीदवार मैक्सिमिलियन क्रा के चुनावी प्रचार पर लगाया प्रतिबंध। क्रा अब रूस और चीन से संबंध रखने का उन पर आरोप। फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी ने AfD से तोड़ा है रिश्ता। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को दी मंजूरी। ये एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को दिया था। प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा किए जाने वाले धन की आवक वित्त वर्ष 2024 में 63.55% बढ़कर 14.7 अरब डॉलर हो गई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 8.98 अरब डॉलर थी। इसके पहले का सबसे ऊंचा स्तर वित्त वर्ष 2016 में 15.97 अरब डॉलर का था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा धन विदेशी मुद्रा प्रवासी खातों में आया है।
भारत से दुनिया के अलग अलग देशों में प्याज का निर्यात तेजी से बढ़ा। मई की शुरुआत में प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटने के बाद भारत से 45,000 टन से अधिक प्याज का निर्यात किया गया। घरेलू रोजमर्रा के उपभोग का सामान यानी FMCG बनाने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप अपने कन्फेक्शनरी कारोबार से अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने की उम्मीद कर रही है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में कंपनी का कन्फेक्शनरी कारोबार 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। और अब खबरें हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर आईपीएल से बाहर कर दिया। अब राजस्थान का सामना क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से होगा। अटलांटा ने यूरोपा लीग फाइनल में बायर लेवरकुसेन को 3-0 से हराया। अटलांटा ने यूरोपा लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। अटलांटा की ओर से एडेमोला लुकमैन ने हैट्रिक लगाई और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। इस हार के साथ ही लेवरकुसेन का अविजित अभियान भी समाप्त हुआ। लेवरकुसेन यूरोपियन मुकाबलों में रिकॉर्ड 51 मैच से अविजित थी। बुडापेस्ट का पुस्कस अरीना साल 2026 में चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी करेगा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने इटालियन फुटबॉल चैंपियन इंटर मिलान का स्वामित्व हासिल कर लिया। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में देखेंगे खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में। फ्रांस में चल रहे 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत के लिए आज का दिन खास। महोत्सव के 10वें दिन आज भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की प्रसिद्ध कृति ऑल वी इमेजिन एज लाइट मुख्य प्रतियोगिता खंड में होगी प्रदर्शित। विशाल कुमार द्वारा निर्देशित मल्हार फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर रिलीज के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 7 जून को हिंदी और मराठी में की जाएगी रिलीज। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद दूसरे सप्ताह भी फिल्म प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रही है। OTT सीरीज पर पंचायत के फैंस की अच्छी खबर। इस सीरीज का 30वां सीजन 28 मई को होगा रिलीज।
वहीं सीरीज निर्माताओं ने कहा कि आगे सीरीज के और भी सीजन किए जाएंगे लॉन्च। और वहीं आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन विभिन्न घाटों पर स्नान और दान करने की भी परंपरा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा प्रयागराज के घाटों और बौद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा बहुत उत्साह से मनाई जा रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियों के साथ। इनका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।